नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्यार आप लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें और हमारी टेक्निकल टीम को मिल रहा है और हमारे द्वारा भी दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में करते रहेंगे। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान में पुस्तकालय। पिछले सेशन में हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को और आज के इस सेशन में भी हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी कि राजस्थान में जो पुस्तकालय जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज है उन पब्लिक लाइब्रेरीज का जो संचालन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, या जो भी देखरेख का या डेवलपमेंट का जो भी वर्क है वो किस विभाग के अंडर किया जा रहा है, उस विभाग के द्वारा और कौन कौन से प्रकाशन किए जा रहे हैं और कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जयपुर में स्थापित किया गया है, उसके बारे में भी काफ़ी सारा अध्ययन हमने किया था कि वो कहाँ स्थापित है, उसका कहाँ स्थानांतरण किया गया था, मुख्यालय कहाँ है, या क्या क्या गतिविधियाँ हैं, कौन कौन से विभाग उसमें अवेलेबल है, ऐसी काफ़ी सारी डीपली बातों में अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मंडल पुस्तकालय के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से और कितने मंडल पुस्तकालय अवेलेबल है जो कि वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। उन मंडल पुस्तकालय के बारे में हम अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि राजस्थान में 7 मंडल पुस्तकालय जो कि 7 संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं और इन संभागीय मुख्यालयों पर जो मंडल पुस्तकालय स्थापित किए गए दोस्तों, इनका जो संचालन का कार्य है वो किया जा रहा है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा। 7 मंडल पुस्तकालय की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से हैं मंडल पुस्तकालय की हम बात करें दोस्तों। मंडल पुस्तकालय कितने और कहाँ कहाँ ये स्थित है या इनकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई है, इनके बारे में हम छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि 7 मंडल पुस्तकालय हैं। अगर नंबर 1 की बात करूं दोस्तों तो जयपुर, नंबर 1 की मैं बात करूं तो जयपुर में। नंबर 2 की दोस्तों बात करूं तो जोधपुर। नंबर 3 की दोस्तों मैं बात करूं तो अजमेर। नंबर 4 की दोस्तों मैं बात करूं तो कोटा। नंबर 5 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो उदयपुर। नंबर 6 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो भरतपुर। और नंबर 7 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो बीकानेर। इस प्रकार 7 मंडल पुस्तकालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 7 संभागीय मुख्यालयों पे की गई है। इनके बारे में हम डिस्कस इस सेशन के माध्यम से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जयपुर की, कि जयपुर में कौन सा मंडल पुस्तकालय और कब स्थापित किया गया था, क्या क्या इसकी गतिविधि है, कौन कौन से इसमें विभाग है, कौन कौन सी पत्र पत्रिका इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, कौन कौन से ग्रंथ इसमें अवेलेबल है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में एक मंडल पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसका वर्तमान समय में जो नामकरण है दोस्तों वो है राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। इस मंडल पुस्तकालय के बारे में दोस्तों हम स्टडी करेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और क्या क्या इसकी गतिविधियां हैं, क्या कौन कौन से इसमें ग्रंथ अवेलेबल है, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, बता दूं कि जो राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो स्थापना की गई थी महाराजा मानसिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। और स्थापना का जो टाइमिंग पीरियड है दोस्तों वो है 1652 में इसकी स्थापना, 1652 में इसकी स्थापना की गई थी महाराजा मानसिंह द्वारा। स्थापना की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी महाराजा मान सिंह द्वारा, जो कि जयपुर नरेश थे दोस्तों।
महाराजा मानसिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना जो टाइमिंग पीरियड है दोस्तों वो बता दो आपको कि 1652 में इसकी स्थापना की गई थी। और पर्टिकुलर अगर हम स्थान की या प्लेस की बात करें दोस्तों, तो पर्टिकुलर जगह की अगर मैं बात करूं तो आमेर में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो आमेर में, आमेर जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले हम बात करें राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय की। इस मंडल पुस्तकालय के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी महाराजा मानसिंह द्वारा। महाराजा मानसिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया। साथ ही इसकी जो स्थापना का टाइमिंग पीरियड है दोस्तों वो है 1652 में। 1652 में इसको स्थापित किया गया। और किस पर्टिकुलर स्थान पे, किस पर्टिकुलर प्लेस पे इसको स्थापित किया गया था, तो आमेर में उसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं कि 1704 में इस पुस्तकालय से जुड़े थे दोस्तों महाराजा जय सिंह। 1704 में इस पुस्तकालय से जुड़े कौन? महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह द्वारा दोस्तों इस पुस्तकालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। महाराजा जय सिंह का जो योगदान है इस पुस्तकालय के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया था 1704 में। महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों इस रूप में दिया गया था कि उस समय इनके द्वारा काफी ग्रंथ इसको उपहार स्वरूप भेंट किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि 1700 नेक्स्ट डेट की, तो 1716 की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि महाराजा जय सिंह द्वारा दोस्तों 1716 में भी कुछ ग्रंथ इसको प्रदान किए गए थे इस पुस्तकालय को। और साथ ही इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो आमेर से जलेब चौक जयपुर में स्थापित किया गया था। यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो स्थलांतरित कर दिया गया था। और ये मुख्यालय आमेर से कहाँ स्थलांतरित कर दिया गया? जलेब चौक जयपुर, जो कि चौड़ा रास्ता जोरी बाजार में स्थित है। 1716 में महाराजा जय सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा इसको कुछ ग्रंथ भेंट किए गए थे। कुछ ग्रंथों की अगर दोस्तों पर्टिकुलर में बात करूं कि कितने ग्रंथ इसको भेंट किए गए थे इस पुस्तकालय को, तो 336 ग्रंथ इसको इस समय भेंट किए गए थे। तथा इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो आमेर से जलेब चौक जयपुर स्थलांतरित कर दिया गया। मुख्यालय जो है दोस्तों वो आमेर से जलेब चौक जयपुर, जलेब चौक जयपुर, जो कि चौड़ा रास्ता जोरी बाजार में ये स्थित है दोस्तों। जलेब चौक जयपुर में इसका स्थानांतरण किया गया था, जलेब चौक जयपुर में। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ तक अब तक जो बात हुई थी इस समय तक दोस्तों ये जो पुस्तकालय था ये एक निजी क्षेत्र का पुस्तकालय था। यानी कि जो राजघराने के जो लोग थे वही इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन सन 1866 में महाराजा जय सिंह द्वारा इस पुस्तकालय को निजी ग्रंथालयों की सीमा से निकालकर सार्वजनिक रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि दोस्तों मैं बात करूं 1866 की, तो 1866 से पहले दोस्तों ये जो पुस्तकालय था वो निजी क्षेत्र में स्थापित था। यानी कि निजीकरण इसका क्या हुआ था उस समय कि जो राजघराने के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। इसका जो यूज है वो राजघराने के लोग ही किया करते थे। लेकिन 1866 में महाराजा जय सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा इसको निजी क्षेत्र की सीमा से निकालकर सार्वजनिक रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, महाराजा जय सिंह द्वारा निजी ग्रंथालयों की सीमा से निकालकर, निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर सार्वजनिक रूप में स्थापित किया गया। सार्वजनिक रूप में स्थापित किया गया या यूं कह सकते हैं कि इसको महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में या महाराजा सार्वजनिक ग्रंथालय के रूप में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वारा। दोस्तों डेट्स की आप थोड़ा सा डेट्स के बारे में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इसके बारे में जो भी क्वेश्चन से पुट आउट हो रहे हैं वो डेट से रिलेटेड ज्यादा हो रहे हैं। तो 1866 में निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर सार्वजनिक रूप में इसको स्थापित कर दिया गया।
दोस्तों साथ ही बात करूँ कि इसके जो वर्तमान भवन है, इस वर्तमान भवन की, तो वर्तमान भवन जो है दोस्तों इसका, उस वर्तमान भवन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराजा माधो सिंह द्वारा। वर्तमान भवन जो जिसमें यह संचालित है वर्तमान समय में, उस भवन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराजा माधो सिंह द्वारा। और स्थापना की अगर पर्टिकुलर डेट की अगर बात करूँ दोस्तों तो वो की गई थी 1866 में। यानी कहने का मतलब ये है कि 1866 में महाराजा माधो सिंह द्वारा, महाराजा माधो सिंह द्वारा, महाराजा माधो सिंह द्वारा इसके वर्तमान भवन की स्थापना की गई। इसके वर्तमान भवन की स्थापना की गई, वर्तमान भवन की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, महाराजा माधो सिंह द्वारा 1886 है, 86 है, 1886 में, 1866 में तो महाराजा जय सिंह ने निजी ग्रंथालय की सीमा से निकालकर सार्वजनिक रूप में इसको स्थापित किया। और 1886 में यानी कि 1886 में महाराजा माधो सिंह ने इसके वर्तमान जो भवन है, इस वर्तमान भवन की नींव रखी है, इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा कि कुछ विशेष ग्रंथालयों के बारे में, विशेष ग्रंथालयों के बारे में, लाइब्रेरियंस के बारे में। तो फ्रैंक अलेक्जेंडर व हरजीवन दुलार, साथ ही महिम चंद्र सेन और प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी जैसे महान पुस्तकालय अध्यक्ष इस पुस्तकालय से जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि फ्रैंक अलेक्जेंडर व हरजीवन दुलार का संबंध किससे है, या फिर महिम चंद्र सेन या प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी जैसे विद्वानों का संबंध जो है किस पुस्तकालय से है। तो आपको ये नाम भी आपको याद करना जरूरी है कि फ्रैंक अलेक्जेंडर व हरजीवन दुलार, फ्रैंक अलेक्जेंडर व हरजीवन दुलार। साथ ही दोस्तों मैं बात करूं महिम चंद्र सेन और प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की, महिम चंद्र सेन व प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी, महिम चंद्र सेन व प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी, इन महान विद्वानों का संबंध भी इस पुस्तकालय से रहा है। या यूं कह सकते हैं कि फ्रैंक अलेक्जेंडर व हरजीवन दुलार जो जैसे व्यक्ति है इसके पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं कि एक नाम यहाँ से आपको सुनने को मिलेगा, राजरतन प्रताप राय मेहता। राजरतन प्रताप राय मेहता जो कि जयपुर मेटल इंडस्ट्रियल के पार्टनर थे, उन्होंने जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी में दोस्तों 12 नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी उनके द्वारा। राजरतन प्रताप राय मेहता आपको नाम सुनने में मिलेगा, राजरतन प्रताप राय मेहता। दोस्तों राजरतन प्रताप राय मेहता जो थे वो उस समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों सर मिर्जा इस्माइल के कार्यकाल में दोस्तों इन्होंने, राजरतन प्रताप राय मेहता ने जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। पर्टिकुलर डेट की अगर दोस्तों बात करूं तो 1944 की बात है, ये टाइमिंग पीरियड 1944 में राजरतन प्रताप राय मेहता द्वारा जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी। 12 नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी, 12 नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये जो नगर वाचनालय स्थापित किए गए थे ये उस समय लाइब्रेरी से संबंधित एक योजना चलाई गई थी दोस्तों, ग्रंथालय विकास योजना के तहत इन नगर वाचनालय की स्थापना की गई थी। ग्रंथालय विकास योजना, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रंथालयों का विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना, इस ग्रंथालय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है।
इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ कि ये जो 12 नगर वाचनालय स्थापित किए गए थे राजा रतन प्रताप राय मेहता द्वारा, ये नगर वाचनालय वर्तमान समय में भी संचालित है तथा इसका जो संचालन कार्य दोस्तों राज्य केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं और बात करूं कि उस समय राजा रतन प्रताप राय मेहता द्वारा और क्या क्या दिए गए थे, तो दोस्तों महाराजा जो पब्लिक लाइब्रेरी है, उस महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में एक बाल ग्रंथालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, एक चिल्ड्रन कॉर्नर या फिर बाल ग्रंथालय की स्थापना की गई थी। बाल ग्रंथालय की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों यहाँ से बाल ग्रंथालय से भी आपका क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि बाल ग्रंथालय में कितनी उम्र के बालक बालिकाओं को अध्ययन के लिए शामिल किया जाता है या फिर बाल ग्रंथालय में शामिल किया जाता है। तो इनकी जो उम्र है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इस बाल ग्रंथालय में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं और बात करूं कि और इससे रिलेटेड क्या है इनसे, तो इस पुस्तकालय में दोस्तों अगर मैं पुस्तकों की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 1,23,000 पुस्तकें वर्तमान समय में अवेलेबल है। ठीक है, पुस्तकों की दोस्तों बात करें, पुस्तकें कितनी पुस्तकों का संग्रह यहाँ पे अवेलेबल है, तो 1,23,000। याद करने में आपको आसानी रहेगी दोस्तों, 1 2 3 और 3 ही यहाँ पे 0 या 3 ही 0, 1,23,000। ठीक है दोस्तों, 1,23,000 जो पुस्तकों का संग्रह वर्तमान समय में यहाँ पे अवेलेबल है। इन पुस्तकों में, इन 1,23,000 में दोस्तों लगभग 3,000 पुस्तकें संदर्भ ग्रंथ से रिलेटेड है। 3,000 ग्रंथ यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ के रूप में साथ ही दोस्तों 333 जो पुस्तकें हैं वो है हस्तलिखित। और दोस्तों 108 यहाँ पे ये जो है दुर्लभ ग्रंथ है। 108 जो है वो दुर्लभ ग्रंथ के रूप में यहाँ पे स्थापित है या यहाँ पे रखे गए हैं। इन हस्तलिखित और दुर्लभ ग्रंथ जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे दोस्तों, इन सब का डिजिटाइजेशन वर्तमान समय में किया जा चुका है। डिजिटाइजेशन से किया दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनको जो है, इन ग्रंथों को जो है डिजिटल स्वरूप में स्थापित किया गया है, डिजिटल स्वरूप इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी के रूप में इनको स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं और कि और कौन कौन से ग्रंथ या पत्र पत्रिका यहाँ पे इसमें शामिल है, तो अबुल फजल द्वारा दोस्तों उर्दू में अनुवादित महाभारत भी यहाँ पे वर्तमान समय में अवेलेबल है। ठीक है, अबुल फजल द्वारा जो उर्दू में अनुवादित जो महाभारत है वो भी वर्तमान समय में यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दोस्तों हम बात कर रहे थे महाभारत के बारे में। ठीक है, अबुल फजल द्वारा जो उर्दू में अनुवादित जो महाभारत है दोस्तों, वो यहाँ पे वर्तमान समय में अवेलेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं अबुल फजल द्वारा उर्दू में अनुवादित महाभारत यहाँ पे वर्तमान समय में अवेलेबल है। ठीक है, महाभारत वर्तमान समय में तो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों बात करूं, एक ग्रंथ है भृगु संहिता के नाम से। भृगु संहिता नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, ये ग्रंथ भी वर्तमान समय में इसे महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में वर्तमान समय में रखा गया है। दोस्तों इस भृगु संहिता के बारे में बता दो, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष से रिलेटेड ये ग्रंथ है दोस्तों। ज्योतिष से संबंधित इसमें जो इसका सारग्रहण है वो लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि भृगु संहिता जो है लगभग आज से 200 वर्ष से भी अधिक पुराना ये ग्रंथ है। ठीक है, भृगु संहिता आज से लगभग 200 वर्ष पुराना ये ग्रंथ है, 200 वर्ष पुराना।
जो कि कहाँ रखा गया है, महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक पत्रिका है एशियन कॉर्पोरेट, एक पत्रिका जिसका नाम है एशियन कॉर्पोरेट। उस एशियन कॉर्पोरेट जो है उसको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, या फिर वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एशियन कॉर्पोरेट नामक पत्रिका, एशियन कॉर्पोरेट नामक पत्रिका। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पत्रिका है कौन से पुस्तकालय में अवेलेबल है या कौन से पुस्तकालय में रखी गई है। साथ ही दोस्तों ये जो पत्रिका है दोस्तों, ये लगभग इसका जो प्रकाशन का जो टाइमिंग पीरियड है वो है दोस्तों 1835 ईस्वी में ये प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। मतलब इतनी पुरानी ये पत्रिका यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ ही दोस्तों बात करूँ मैं दोस्तों तो गजट ऑफ इंडिया की, तो गजट ऑफ इंडिया की जो 1876 से लेकर 1986 तक की जिल्दसाजी भी यहाँ पे वर्तमान समय में उपलब्ध है। गजट ऑफ इंडिया की 1876 से लेकर 1986 तक की जिल्दसाजी यहाँ पे उपलब्ध है, जिल्दसाजी उपलब्ध है। यानी 1876 से लेकर दोस्तों 1986 तक का इसका जो नियमित अंक है या जो नियमित प्रकाशन है उसकी जिल्दसाजी यहाँ पर वर्तमान समय में अब उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों मैं और पत्रिकाओं की बात करूं कि और कौन कौन सी पत्रिकाएं यहाँ अवेलेबल है, तो दोस्तों उनमें है, उन पत्रिकाओं की अगर बात करूं दोस्तों तो उनमें है 19th सेंचुरी आफ्टर। उन पत्रिकाओं की बात करूं दोस्तों पत्रिकाएं, तो उसमें है दोस्तों 19th सेंचुरी एंड आफ्टर, यानी कि 19वीं शताब्दी और उसके बाद। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक एक पत्रिका थी जिसका भी जो नियमित अंक है या जो नियमित प्रकाशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूं सरस्वती पत्रिका की, बात करूं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका का नाम है दोस्तों ये। साथ ही बात करूं सरस्वती पत्रिका, इन तीनों का दोस्तों जो प्रकाशन है वो प्रथम अंक से लेकर 1986 तक के नियमित अंक वर्तमान समय में यहाँ पे अवेलेबल है। प्रथम अंक से लेकर या प्रथम प्रकाशन से लेकर 1986 तक का नियमित प्रकाशन यहाँ पे या नियमित अंक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी बात करूँ तो भारत व अन्य देशों में प्रकाशित होने वाले दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र भी इस पुस्तकालय में रखे हुए हैं, जिनकी मैं बात करूँ दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे कि पायोनियर है, स्टेटमेंट है, द लीडर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, द पेट्रियट है। ऐसे जो भी दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ कि भारत में जो प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की बात करूँ दोस्तों, उन समाचार पत्रों में दोस्तों कौन कौन से समाचार पत्र यहाँ अवेलेबल है तो बता दूं आपको। पायोनियर है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, द लीडर है, साथ ही द लीडर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द लीडर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है,
इसके अलावा दोस्तों मैं और बात करूँ तो द हिंदू है, द पैट्रियट है, द हिंदू, द पैट्रियट, द पैट्रियट, इस प्रकार के जो भारतीय प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं उनका भी संकलन यहाँ पे किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से पायोनियर, स्टेटमेंट है, द लीडर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द पैट्रियट, इस प्रकार के ये जो समाचार पत्र है इनका भी यहाँ पे इनको भी स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ कि विदेशों से प्रकाशित होने वाले, जैसे कि लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के बारे में, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दोस्तों द लंदन न्यूज है दोस्तों, टाइम्स वीकली है, लंदन न्यूज, द ग्राफिक, ये समाचार पत्र भी वर्तमान समय में यहाँ पे अवेलेबल है। लंदन से प्रकाशित होने वाले कौन कौन से दोस्तों? लंदन न्यूज, द ग्राफिक, टाइम्स वीकली, इस प्रकार के ये जो विदेशी समाचार पत्र है यह भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों और भी बात करूँ कि और क्या क्या इस पुस्तकालय से रिलेटेड है, तो दोस्तों मैं एक बात आपको ये बता दूं कि इस पुस्तकालय में ऐसे या फिर इतने प्रकार के आपको ग्रंथ मिल जाएंगे जितने शायद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में भी नहीं है। इस पुस्तकालय के गर्व की बात है ये कि इतने प्रकार के या इतने दुर्लभ ग्रंथ यहाँ पे अवेलेबल है जितने की शायद लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। बस यही कारण है कि हर वर्ष या हर समय यहाँ पर कलकत्ता से या कोलकाता जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वहां से छात्र शोध कार्य करने के लिए यहाँ पे समय समय पर आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ इसके सूची पत्रक की, दोस्तों 1930 में इसका सूची पत्रक है वो निर्मित कर लिया गया था। 1930 में ही इसका सूची पत्रक निर्मित कर लिया गया था, सूची पत्रक निर्मित कर लिया गया था। तो दोस्तों इस सूची पत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान समय में ये आपको लंदन के जो कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज में वर्तमान समय में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो कि वर्तमान में लंदन के कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में लंदन के कैम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विद्यमान है, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में कहाँ विद्यमान है? लंदन के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में ये वर्तमान समय में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों मैं बात करूं इनके ये जो प्राचीन ग्रंथ है, जो हस्तलिखित ग्रंथ है, इनका डिजिटाइजेशन भी यहाँ पे किया जा चुका है। डिजिटाइजेशन से संबंधित मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजिटाइजेशन मतलब जो भी जीर्ण अवस्था में जो ग्रंथ अवेलेबल थे उन ग्रंथों का डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया, उनको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में उनको स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूँ इस पुस्तकालय का जो टाइमिंग पीरियड है वो टाइमिंग पीरियड क्या रहता है, मतलब ये क्या टाइमिंग पीरियड डिसाइड किया गया है इस पुस्तकालय से रिलेटेड, तो दोस्तों बता दूं मैं मार्च से लेकर अप्रैल तक यानी संपूर्ण वर्ष, मार्च से लेकर अप्रैल तक ये दोस्तों 11 बजे ओपन होता है, 11 AM से 7 PM तक, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 7 बजे तक ये खुला रहता है। साथ दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्यूसडे का वीकली रेस्ट रहता है, यानी कि हर मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश इसका रहता है, मंगलवार साप्ताहिक अवकाश इसका रहता है, ठीक है दोस्तों, साप्ताहिक अवकाश, मंगलवार को इसका साप्ताहिक अवकाश रहता है। इस प्रकार दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रो था महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं दोस्तों। आगे की हम जो सार्वजनिक पुस्तकालय उसके बारे में बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय दोस्तों वो है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर की हम बात करते हैं। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी, कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राजकीय मंडल पुस्तकालय अजमेर के बारे में। तो दोस्तों बता दूं आपको कि राजकीय मंडल पुस्तकालय जो अजमेर का जो मंडल पुस्तकालय है, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 को वीर कुमार मार्ग पर राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में कहाँ अवेलेबल है ये, वीर कुमार मार्ग अजमेर में ये स्थित है, जो कि अजमेर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के मध्य में पड़ता है। ठीक है, राजकीय मंडल पुस्तकालय राजकीय मंडल पुस्तकालय अजमेर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अजमेर की दोस्तों इसकी स्थापना का जो टाइमिंग पीरियड है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 15 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में ये वीर कुमार मार्ग अजमेर में स्थित है। 15 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, वीर कुमार मार्ग अजमेर में, वीर कुमार मार्ग अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बता दूं मैं आपको कि इस पुस्तकालय राजस्थान में ऐसे 2 पुस्तकालय हैं दोस्तों, एक तो राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक है राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय अजमेर, जो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है। कि कंप्यूटराइज का जो कार्यक्रम है वो किया जा चुका है। इन 2 पुस्तकालय में ये पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सदस्यता लेनी है या फिर आपको कोई भी बुक्स लेनी है तो आप कंप्यूटर के माध्यम से इसका जो बायोडाटा है वो आपको प्रदान किया जाएगा या प्रदान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है। पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि कंप्यूटराइज इसको किया गया है। राजस्थान में 2 ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय हैं जो कि कंप्यूटराइज पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज किए गए हैं। एक तो राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और दूसरा है राजकीय मंडल पुस्तकालय अजमेर। ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये ई लाइब्रेरी नामक एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोस्तों ये पुस्तकालय कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि कंप्यूटराइज्ड होने का मतलब ये है कि दोस्तों इस पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान तथा सदस्यता का जो कार्य किया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुस्तकों का जो व्यवस्थापन है, यानी कि वर्गीकरण और सूचीकरण का जो कार्य है वो किस पद्धति या कौन सी पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों पुस्तकों के व्यवस्थापन से रिलेटेड जो वर्गीकरण पद्धति है, जो सूचीकरण पद्धति है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि वर्गीकरण के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे डीडीसी का 19वां संस्करण काम में लिया जाता है, यानी पुस्तकों के वर्गीकरण के कार्य के लिए, वर्गीकरण के लिए डीडीसी का 19वां संस्करण काम में लिया जाता है, यानी 19th एडिशन यहाँ पे काम में लिया जाता है। 19th एडिशन काम में लेता है कौन सी पद्धति का दोस्तों, तो बता दो आपको डीडीसी का। डीडीसी बोले तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फुल फॉर्म है दोस्तों इसकी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का 19वां संस्करण यहाँ पे काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सूचीकरण की, कि सूचीकरण पुस्तकों की सूचीकरण के लिए कौन सी पद्धति काम में ली जाती है। सूचीकरण की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CCC काम में ली जाती है। CCC बोले तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो CCC है, जिसको हम शॉर्ट में CCC के नाम से पुकारते हैं या बोलते हैं। तो इस CCC को सूचीकरण, पुस्तकों की सूचीकरण या सूची तैयार करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, ये जो CCC है दोस्तों, आने वाले समय में आपको इससे एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। CCC जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की एक सूचीकरण, रंगनाथन द्वारा निर्मित सूचीकरण की एक पद्धति है। इसके साथ ही दोस्तों मैं और बात करूं
कि और इस लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या है, तो जैसा कि बता चुका हूँ आपको कि पुस्तक जो ये पुस्तकालय पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से और विभागों की स्थापना की गई है। तो विभागों में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक बाल ग्रंथालय की स्थापना भी की गई है। बाल ग्रंथालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। इस बाल ग्रंथालय में दोस्तों वही 5 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को परमिशन दी जाती है। ठीक है, 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे या जो भी बालक बालिकाएं हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे एक वाचनालय की स्थापना भी की गई है। किसकी स्थापना की गई है? एक वाचनालय की स्थापना की गई है। वाचनालय की स्थापना की गई है दोस्तों। इस वाचनालय में लोग आपको यहाँ पे लगभग 150 प्रकार की पत्र पत्रिकाएं स्टडी के लिए अवेलेबल मिलेगी। पत्र पत्रिकाएं अध्ययन स्वरूप उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, 150 प्रकार की पत्र पत्रिकाएं यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ और इसके टाइमिंग अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका टाइमिंग जो क्या है, तो दोस्तों टाइमिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी मंडल पुस्तकालय में आपको मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं उन सबका टाइमिंग पीरियड जो है सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है उसका अलग है, बाकी जो भी 7 मंडल पुस्तकालय हैं उन सबका टाइमिंग पीरियड सेम रहेगा। तो दोस्तों टाइमिंग पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग पीरियड वही अप्रैल से लेकर मार्च तक संपूर्ण वर्ष एक ही टाइमिंग रहता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अप्रैल से लेकर मार्च तक, फिर मार्च से लेकर अप्रैल तक, इस प्रकार ये टाइमिंग पीरियड राउंड फिगर में चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग पीरियड है वो 11 AM से 7 PM तक रहता है। 7 PM तक यानी 11 o'clock से 7 o'clock तक, 11 AM से 7 PM तक इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो रहता है। इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे दो महत्वपूर्ण लाइब्रेरीज थे, पब्लिक लाइब्रेरीज थे, वो कंप्लीट हुए। एक हमने बात की राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के बारे में और दूसरी हमने बात की राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर के बारे में। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय आपको हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही बता दूं कि आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल यूट्यूब के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा और आप भी अपनी स्टडी जो मटेरियल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, साथ ही स्टडी में कंटिन्यू बनाए रखें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।